नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखिए पानीपत के तीसरे युद्ध को, जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने दोनों महाशक्तियों, चाहे वो अफ़गान हो या मराठा हो, इन दोनों को नुकसान पहुंचाया और तीसरी तरफ बैठे गिद्ध की नज़र लगाए अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुंचाया। क्योंकि यहाँ पर न केवल मराठों को नुकसान हुआ और उनकी एक बड़ी सेना की तबाही हुई, बल्कि अफ़गानों की सेना का भी यहाँ पर नुकसान हुआ था। अफ़गान जीते और यहाँ पर मराठे हार गए और यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उन्हें यह समझ में आ गया कि अब वे भारत पर राज कर सकते हैं, वे मराठों को हरा सकते हैं। पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास के उन महत्वपूर्ण युद्धों में से शामिल है जिसने भारत की राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम किया। जिस तरह से पानीपत के 2 युद्धों ने, तराइन के पहले युद्ध ने और इसी तरह से इतिहास में होते रहे उन युद्धों ने जिनमें इतिहास को बदलने की क्षमता थी, उन युद्धों में पानीपत का तीसरा युद्ध आता है। इस युद्ध को पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस युद्ध के बाद से मराठे इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे कि उनसे डर कर जीने वाले अंग्रेज़ भी सिर्फ 12-13 साल बाद 1774 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कर देते हैं और ठीक इसके 30 साल बाद 1818 में मराठों का पूरी तरह से विनाश हो जाता है। तो आइए देखते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध को। यहाँ पर जो पहला किरदार आता है वो है अहमद शाह अब्दाली का। देखिए, ये काफ़ी जटिल चीज़ है कि यहाँ पर आपको विभिन्न नेताओं के बारे में, उनकी भूमिका और कौन कहाँ से था, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि या तो किसी नोट पर आप लिख लीजिए या फिर यहाँ पर से कुछ देर के लिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इन नेताओं के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था। अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी कहते थे। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद दुर्रानी साम्राज्य बनता है। अहमद शाह अब्दाली पहला आक्रमण 1739 में करता है, जब वह नादिर शाह के सेनापति के रूप में आया था। 1739 में कौन मुगल बादशाह था आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला भी कहा जाता है, और इसी के समय पर जो तख्त-ए-ताऊस था, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, जिसे बादल नाम के डिज़ाइनर ने जो शाहजहाँ रहता है उसके समय काल में बनवाया था। तो इस तख्त-ए-ताऊस को उठाकर अफ़गान का जो नादिर शाह रहता है वो ले लेता है। फिर उसके बाद में जो सिख साम्राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह होते हैं, वो उस तख्त-ए-ताऊस के मयूर सिंहासन में लगे कोहिनूर हीरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो कि गोलकुंडा की खदान से निकला होता है, और उस हीरे को वो अपने अधीन कर लेते हैं। फिर बाद में जब उनके वंशज दिलीप सिंह जब अल्पवयस्क रहते हैं तो उस समय उनसे छीन लेते हैं अंग्रेज़ और उसे ले जाकर ब्रिटेन की रानी को दे देते हैं और ब्रिटेन की रानी अपने ताज में लगा लेती है। तो इस तरह से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे की भी कहानी यहाँ पर इन लोगों से कनेक्ट होती है। तो इस तरह से एक लिंक से बहुत सारी चीज़ें को सीखने की भी आपके अंदर आदत होनी चाहिए। दुर्रानी साम्राज्य वर्तमान के अफ़गानिस्तान में था। 1747 में अब्दाली ने लाहौर पर आक्रमण किया। इस समय पर मुग़ल काफ़ी कमज़ोर थे। अब्दाली ने अपने बेटे तिमूर शाह को लाहौर सरहिंद का गवर्नर बना दिया। पेशवा बालाजी बाजीराव के सेनापति और भाई रघुनाथ राव ने तिमूर शाह को भगाकर लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया। चूँकि यहाँ पर मराठों की स्थिति ये हो चुकी थी कि एक प्रकार से वे मुग़लों के संरक्षक के रूप में जाने लगे थे, मुग़लों के किंग मेकर के रूप में उन्हें जाना जाने लगा था। यानी कि यहाँ पर मराठा पूरी तैयारी कर रहे थे कि वे मुग़लों को रिप्लेस करें। तो इसलिए वे जो मुग़लों के साम्राज्य पर कोई भी आक्रमण करता था तो मराठे सोचते थे कि ये हम पर आक्रमण है। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, या फिर जिसे रंगीला भी कहते हैं, 1719 से 1748 इस समय मुग़ल बादशाह था। 1748 में अहमद शाह बहादुर मुग़ल गद्दी पर बैठता है, जो 1754 तक बैठता है। 1754 से 1759 तक आलमगीर द्वितीय रहता है। यहाँ पर इस झंझट को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लाया हूँ, जैसे कि ये देखिए मुग़ल बादशाह और उनके कार्यकाल, यानी कि 1719 से लेकर 1857 तक के जो कुछ
प्रमुख मुगल बादशाह होते हैं। हालांकि ये सभी अयोग्य होते हैं और अपने आलसीपने और अपनी फालतू हरकतें के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मराठों के सिमिलर या फिर इस समय पर भारत का कोई और साम्राज्य हो, चाहे वह सिख साम्राज्य हो या फिर टीपू सुल्तान हो या फिर सिराजुद्दौला हो, उनके सिमिलर कौन मुगल शासक गद्दी पर बैठा था, ये आपको पता होना चाहिए। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बहादुर शाह प्रथम 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में राज्य सिंहासन के लिए हुए युद्धों को जीतता है और अगला मुगल बादशाह बनता है। फिर उसके बाद में रफ़ीउद्दौला जैसे शासक आते हैं, फिर जहांगीर शाह आता है, फिर उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 में जो सैयद बंधु होते हैं, जो कि किंग मेकर होते हैं और उनके पीछे असल में शक्ति होती है मराठों की, वे गद्दी पर इन्हें बिठा देते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को। रंगीला सोचता है कि ये दोनों भाई पहले ही 2 और शासकों को गद्दी पर बिठा चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि ये मुझे मरवाकर किसी और को गद्दी पर बिठा सकते हैं। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला काम ये करता है कि वो किंग मेकर कहलाने वाले सैयद बंधुओं की हत्या करवा देता है। तो ये बहुत ही रंगीन किस्म का व्यक्ति था। और इसके बाद में अहमद शाह बहादुर आता है, जो कि 1748 से 1754 तक गद्दी पर बैठता है। फिर उसके बाद में आलमगीर द्वितीय आते हैं। तो आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक रहते हैं। फिर शाह आलम द्वितीय, जिन्हें अली गोहान भी कहा जाता है, वो 1759 से 1806 तक आते हैं। अब इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं भी देख लीजिए। मोहम्मद शाह रंगीला के समय 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। फिर उसके बाद में आलमगीर द्वितीय के समय 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में जो अली गोहान या फिर शाह आलम द्वितीय था, इस समय पर हमें बेलेजली के जो सहायक संधि है वो देखने को मिलती है। और इस समय पर हमें आंग्ल मराठा युद्ध भी देखने को मिलते हैं। अकबर द्वितीय के समय पर मराठों का पूरी तरह से पतन हो जाता है और अकबर द्वितीय ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। फिर अंतिम जो मुगल बादशाह होते हैं वो होते हैं बहादुर शाह द्वितीय जफर। ये जफर नाम से कविता लिखते थे और ये बहुत अच्छे शायर भी थे। 1837 से 1857 20 साल तक ये नाम मात्र के लिए गद्दी पर बैठे रहते हैं। फिर ये 1857 की क्रांति पर नेतृत्व करते हैं क्रांति का, और बुजुर्ग बहादुर शाह द्वितीय जफर को बंदी बनाकर अंग्रेज रंगून भेज देते हैं, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है और मुगल पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो मराठों के समय पर प्रमुख मुगल बादशाह थे। हालांकि 1818 में मराठों का अंत हो जाता है और पेशवा पद की समाप्ति हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने सभी मुगल बादशाहों को देखने का काम किया जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि आपको ये जान लेना चाहिए कि पूरी तरह से अयोग्य थे और किसी काम के नहीं थे, लेकिन इनके समय पर महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में मराठों में शासन देखिए तो 1740 से 1761 बालाजी बाजीराव, यानी कि 1761 के युद्ध के समय पर जो प्रमुख व्यक्ति होता है पेशवा, वो होता है बालाजी बाजीराव, जो कि बाजीराव प्रथम के क्या होते हैं, बाजीराव प्रथम के बेटे होते हैं और बालाजी विश्वनाथ के पोते होते हैं। फिर इसके बाद में छत्रपति कौन होता है, तो 1748 तक छत्रपति होते हैं साहू जी महाराज, और फिर उसके बाद में राजा राम यहाँ पर छत्रपति बनते हैं। तो यहाँ पर 2 छत्रपति हमें देखने को मिलते हैं, राजा राम द्वितीय। फिर यहाँ पर देखिए कि इस समय पर मराठों के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे। तो इस बात को देखिए कि जो मराठे थे उनके क्षेत्र 2 प्रकार से थे। पहला तो सीधे नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र जिसे स्वराज कहते थे, उनके साम्राज्य को वे स्वराज कहते थे। दूसरा क्षेत्र वह होता था जो उनके अधीन तो नहीं होता था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, वहाँ पर से वे केवल कर वसूलते थे, जैसे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब, अवध, रोहिल्ला, इन क्षेत्रों से वे कर वसूलते थे। राजपूताना यानी कि वर्तमान के राजस्थान की रियासतों से भी कर वसूलते थे और साथ ही इनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। इसका परिणाम क्या होता है कि रोहिल्ला, राजपूताना, पंजाब, अवध जैसे क्षेत्र
पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि ये अपनों ही पड़ोसियों पर बहुत अत्याचार करते हैं और उनसे भारी कर वसूलते हैं। मराठों की कर व्यवस्था की बात करें तो ये कर दो प्रकार के वसूलते थे। पहला कर होता था चौथ। चौथ जो होता था वह राजस्व का चौथा हिस्सा होता था, और चौथ को वे उन राज्यों से वसूलते थे जो उनके सीधे नियंत्रण में नहीं होते थे, जिन राज्यों की लिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होगी। दूसरा कर जो होता था वो सरदेशमुखी होता था। तो सरदेशमुखी मतलब कि खुद के राज्य से कर वसूलना, जो उनके राज्य की प्रजा थी उससे वे राजस्व का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूलते थे, जिसे सरदेशमुखी कहते थे। इसके बाद में देखिए, इन क्षेत्रों में मराठों का सीधा नियंत्रण नहीं था, लेकिन कर यहाँ पर से भी वसूलते थे। जैसा हमने समझा, मराठे अधिक मात्रा में कर वसूलते थे, जिसके चलते इनके दुश्मन बढ़े और इनमें से ज़्यादातर राज्य इनके खिलाफ आगे चलकर हो जाते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध देखिए, यहाँ पर आपके लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सी तरफ कौन व्यक्ति था, कौन सा शासक था। अफगान की तरफ जो प्रमुख नेता इनका था वो था अहमद शाह अब्दाली था। यह दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक और उनका प्रमुख राजा था, यह आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान का। फिर नजीब उद्दौला, फिर शुजा उद्दौला, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मुगल बादशाह थे। और नजीब उद्दौला और शुजा उद्दौला के क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे। जो नजीब उद्दौला था वो था जो क्या कहते हैं, हमने इससे पहले एक क्षेत्र का नाम पढ़ा था, रोहिल्ला का शासक था। और जो शुजा उद्दौला होता है वो अवध का नवाब होता है। इसी तरह सदाशिवराव भाऊ, ये बालाजी बाजीराव के भाई थे और उनके सेनापति भी थे। विश्वास राव, ये बालाजी बाजीराव का पुत्र था। मल्हार राव होलकर, ये होलकर वंश के राजा थे। जनकोजी सिंधिया, ये सिंधिया वंश के राजा थे। इब्राहिम खान गाडरी, ये इनके प्रमुख तोपची थे और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि नेट JRF जैसे एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं। जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर सीधा प्रश्न बनता है कि मराठों की तरफ से किसने युद्ध नहीं लड़ा था। तो यहाँ पर एक तरफ आपको दिया जाएगा सदाशिवराव भाऊ, मल्हार राव होलकर, इब्राहिम खान गडारी और नजीब उद्दौला। तो आपको लगेगा कि इब्राहिम खान गडारी तो भाई साहब यहाँ पर एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो मराठों का साथ क्यों देगा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, इसलिए इब्राहिम खान गडारी से क्वेश्चन बनता है क्योंकि इब्राहिम खान गडारी मुस्लिम होते हुए भी मराठों की तरफ से साथ देते हैं और इनके प्रमुख तोपची बनते हैं। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए कौन कहाँ से था। तो इसके बाद में जो सदाशिवराव भाऊ थे, इन्हें सदाशिवराव जो थे उन्हें भाऊ कहा जाता है प्यार से, इसलिए कई बार हम देखते हैं कि भाऊ की असफलता के कारण पानीपत का तृतीय युद्ध हारे, इस तरह की बात आप देखने को सुनते होंगे। मल्हार राव ने सदाशिवराव को गोरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करने का सुझाव दिया, लेकिन सदाशिवराव ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। देखिए, मराठा साम्राज्य कैसे बन पाए। मराठों के पास में बहुत कम सेना होती थी जब शिवाजी थे, तो ये आक्रमण किसी भी सेना पर करते थे। जैसे कि उन्होंने अफजल खां का वध किया, तो अफजल खां सीधे तौर पर मिलने शिवाजी से किले पर गया। अफजल खां ने धोखा दिया तो शिवाजी ने उसका वहीं वध कर दिया, और शिवाजी की जो सेना झाड़ियों में छिपी हुई थी उसने अचानक आक्रमण करके अफजल खां की सेना को परास्त कर दिया। तो इस तरह से इनकी जो छापामार या गोरिल्ला पद्धति थी, जैसे आप देखते होंगे कि गोरिल्ला हो या फिर जो चीता हो या फिर बिल्ली हो, ये एकदम से कहीं भी कूदकर हमला कर देते हैं और सामने वाले को संभलने का मौका नहीं मिलता। तो यही इनकी युद्ध की पद्धति थी कि एक सेना तो सामने से आएगी, दुश्मन को लगेगा कि ये सेना सामने से आ रही है, और अचानक आगे पीछे सब तरफ से सेना कूद के आ जाएगी और दुश्मन को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा और उसका विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर सदाशिवराव अगर गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते तो हो सकता था मराठे जीत जाते, लेकिन गोरिल्ला युद्ध पद्धति न अपनाने का एक कारण ये भी था कि जो पानीपत का मैदान है वो पूरा मैदानी इलाका है, दूर दूर से आपको एक छोटा बच्चा भी नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर एक सेना की बात थी, इसलिए कह सकते हैं कि एक स्थानीय इन्होंने ऐसा चुनकर गलती की थी जहाँ पर छापामार पद्धति को नहीं अपनाया जा सकता था। मल्हार राव सदाशिवराव की पत्नी पार्वती बाई को लेकर वापस आ गए, जिसके बाद वो जिंदा बच गए
और बाकी सब मारे गए। नाना फडणवीस भी मल्हार राव के साथ वापस आ गए थे और पानीपत के तृतीय युद्ध को मल्हार राव के जीवन का कलंक या काला धब्बा माना जाता है, क्योंकि मल्हार राव यहाँ पर युद्ध छोड़कर वापस आ जाते हैं। पंजाब व राजस्थान इस युद्ध में तटस्थ रहते हैं। ये तो मज़ा देखेंगे ही, क्योंकि मराठों ने इन पर बहुत अत्याचार किया था, इसलिए ये तटस्थ रहे। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर इतना एहसान कर रहे हैं कि हम इधर अब्दाली की तरफ से शामिल नहीं हो रहे हैं, इसीलिए मराठों तुम्हारा तो हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि तुमने हमें बहुत लूटा है, बहुत टैक्स हमसे वसूला है, इसीलिए अब तुम भुगतो। तो इस तरह की बातें इनके साथ में थी। सूर्यउद्दौला मीर कासिम कौन था? तो ये बंगाल का नवाब था, कठपुतली नवाब ही सही, लेकिन नवाब था। शाह आलम द्वितीय, इन्होंने नवाब अफगानों का समर्थन किया। यहाँ पर शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल बादशाह थे, वो सब भी यहाँ पर इनसे परेशान थे, क्योंकि मराठों ने बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया था, मराठों ने दिल्ली पर भी कई बार आक्रमण कर दिया था और यहाँ के शासक को परेशान करते रहते थे। एक प्रकार से ये बताते थे कि मुग़ल हमारे अंतर्गत काम करने वाले हैं अब, और मुग़लों के शासन में क्या होगा ये डिसाइड हम मराठे तय करेंगे। तो हर कोई इनसे परेशान था। और यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रख लीजिएगा कि जो इनफैक्ट के अलावा मैं बातें आपसे कह रहा हूँ, ये मैं आपको कहानी की तरह समझाकर निकल रहा हूँ। यहाँ पर मैं 5-6 पेज की पूरी बुक की कटिंग फ़ोटो खींचकर आपके सामने ला सकता था, या फिर बहुत लंबा लिखकर आपके सामने ला सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही फैक्ट दिखा रहा हूँ जो आपको याद रहने चाहिए। बाकी सब चीज़ें आप मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनते जाइए। एक कहानी की तरह हम चीज़ों को समझ रहे हैं, ताकि हम बहुत आसानी से पानीपत के तीसरे युद्ध को समझ पाएँ। मराठे अपने साथ अपने परिवार, बुजुर्गों व महिलाओं को साथ लेकर युद्ध लड़ने गए थे, जो उनकी एक बड़ी भूल थी। ये एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत आप कह सकते हैं कि भाई युद्ध में अपने बीवी बच्चों को लेकर कौन जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अक्सर प्रताड़ित होते हैं। अक्सर बड़ी मात्रा में महिलाओं के साथ में रेप किया जाता है, बुजुर्गों को मार दिया जाता है, दुश्मनों को कमज़ोर करने के लिए बच्चों पर निशाना लगाया जाता है। तो इस तरह की घटनाओं पर ये मराठों की सबसे बड़ी भूल थी कि वे अपने बीवी बच्चों और बुजुर्गों को लेकर चले गए थे। अब मान लीजिए अब एक सेना लड़ रही है युद्ध में, एक सैनिक अपनी पूरी वीरता के साथ लड़ रहा है, उससे अचानक खबर आ रही है कि उसकी पत्नी के साथ में किसी ने ज्यादती कर दी, या फिर दुश्मन सेना की एक टुकड़ी उसके परिवार के शिविर की तरफ बढ़ रही है। तो उसके मन में क्या बीतेगी? क्या वो युद्ध करेगा, या फिर वो ये सोचेगा कि युद्ध छोड़कर मैं वापस भागूं और अपने परिवार को बचाऊं? तो इस तरह पूरे परिवार के साथ में लोग शादी में जाते हैं, और ये लोग पूरे परिवार के साथ में युद्ध करने चल गए थे, जो इनकी सबसे बड़ी भूल थी। हो सकता है कि जो महाराष्ट्र है और उत्तर भारत की दूरी के कारण इन्हें लगा कि बहुत दूर है, इसीलिए पूरे परिवार के साथ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ये उनकी एक सबसे बड़ी भूल थी। सदाशिवराव जो थे उन्होंने उत्तर भारत का अभियान ज़्यादा नहीं किया था। दक्षिण भारत के युद्धों में वे ज़्यादा संलग्न रहे थे, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब की ओर युद्ध किया था, लाहौर में। इसलिए उनका जो युद्ध कौशल था वो उत्तर भारत में उतना बेहतर नहीं था। दक्षिण भारत या फिर मध्य भारत में हम देखते हैं कि पठारी भाग बहुत है, पठार या फिर पर्वत हमें बहुत देखने को मिल जाते हैं। तो इन मैदानों में छापामार प्रणाली के जरिए पहले ही इनकी युद्ध कला बहुत बेहतर थी, जिसके चलते ये आसानी से किसी भी युद्ध को जीत जाते थे। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का ज्ञान न होने के कारण सदाशिवराव अच्छी नीतियाँ नहीं बना पाए और युद्ध में उन्हें हार मिली। इसके बाद में देखिए मराठों में आपसी मतभेद भी अधिक थे। इस समय पर कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। सदाशिवराव किसी की सुन रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे। आपसी मतभेदों के कारण भी यह युद्ध वे हार गए। मराठों के पास तोप व रसद की कमी पड़ गई थी। ऐन वक्त पर क्या हुआ कि जो अहमद शाह अब्दाली था उसने मराठों के भोजन सामग्री आने का जरिया या फिर इनकी रसद सामग्री जो थी वो रोक दी थी, जिसके कारण ये हार गए। दूसरी बात ये भी थी कि इन्होंने शिविर ऐसी जगह पर बनाया था जहाँ पर बारिश होते ही पानी भर गया और इनकी रसद सामग्री गीली हो गई, जिसके कारण इन्हें नुकसान झेलना पड़ा। बालाजी बाजीराव 27 दिसंबर 1760 को अपनी दूसरी शादी में व्यस्त थे।
उन्होंने युद्ध पर ध्यान नहीं दिया और ना ही समय पर मदद पहुंचाई। ये बालाजी बाजीराव के जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि जहां पर वे समय पर मदद पहुंचाकर ध्यान देकर युद्ध को जिता सकते थे, वहां पर वे कमज़ोर साबित हुई। फिर उसके बाद में जब युद्ध की समाप्ति होती है और फिर एक व्यापारी के ज़रिए इन तक खबर पहुंचाई जाती है, तो कहते हैं कि उस दुख से इनकी मौत हो जाती है। लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये इतने ज़्यादा आलसी और इतने ज़्यादा विलासीपूर्ण जीवन में व्यस्त थे कि शराब की अपनी गंदी आदत के चलते इनकी मौत हुई। तो यहाँ पर इनकी मृत्यु पर भी बहुत ज़्यादा संदेह इतिहासकारों में है। युद्ध की शुरुआत मराठों के द्वारा किया गया था, जिसमें मराठे जीतते हैं। यहाँ पर जो युद्ध होता है वो कुंजपुर का होता है। यानी कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि युद्ध की शुरुआत मराठों ने की थी और वो युद्ध कौन सा था? कुंजपुर का। इन चीज़ों को चाहे तो नोट्स बनाकर लिख भी सकते हैं। इस युद्ध में नजुबात खान और अब्दुल समद खान, जो कि सरहिंद के सूबेदार थे अफगान की तरफ से, वे मारे गए थे। 17 से 25 अक्टूबर 1761 के मध्य अब्दाली यमुना नदी को पार कर लेता है। अब्दाली यहाँ पर यमुना नदी को पार कर लेता है और जो मराठे हैं उनके लिए चिंता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो यमुना नदी के पार करने के कारण अहमद शाह अब्दाली मराठों की रसद को रोक देता है। कोई मदद न आने पर मराठे 14 जनवरी को युद्ध की शुरुआत कर देते हैं। हालांकि इन्होंने युद्ध की शुरुआत करने में काफ़ी देरी कर दी। इनके पास में जब तक पूरी तरह से रसद समाप्ति न हुई तब तक इन्हें लगा कि अब रसद आएगी और हम युद्ध को थोड़ी देर से समाप्त करेंगे। तब तक अब्दाली की सेना को संभलने और पूरी तरह से इंतजाम करने का वक्त मिल गया। ये सदाशिवराव भाऊ की सबसे बड़ी भूल थी। और इसके पीछे कौन जिम्मेदार था? बालाजी बाजीराव। अगर बालाजी बाजीराव समय पर इनके पास सामग्री भेज देते तो लेट शुरू होने के बाद भी वो युद्ध जीत जाते। लेकिन सदाशिवराव भाऊ की भी ये गलती थी कि थोड़ी बहुत सामग्री बची थी तो उन्हें युद्ध शुरू कर देना था। वे आखिरी दिन तक इंतजार करते रहे कि अब आएंगे अब आएंगे। यहाँ पर बालाजी बाजीराव अपनी सुहागरात की तैयारी कर रहे थे, अपनी शादी करवा रहे थे। इस चक्कर में यहाँ पर मराठों को भी हार मिली। तो कह सकते हैं कि आपसी मतभेद और पूरी तरह से सिस्टम का सही न होना मराठों की हार का कारण था। रात 12 बजे मराठे युद्ध जीतने ही वाले होते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने शूद्रनाल या उस्त्रनाल, जो कि छोटी तोपों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इन छोटी तोपों से क्या होता है कि अगर इन छोटी तोपों को एक व्यक्ति अपने बक्खे पर भी रखकर चला सकता है तो जहाँ जाकर वहाँ चला सकता है। बड़ी तोपें तो एक जगह खड़ी रहकर चलती है, अगर उस तोप चलाने वाले व्यक्ति को मार दिया जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, लेकिन छोटी तोप व्यक्ति कहीं भी छिपकर चला सकता है। तो यहाँ पर उस्त्रनाल या शूद्रनाल, इन तोपों का नाम याद रखिएगा। इनसे युद्ध प्रारंभ कर दिया। इससे मराठों में भगदड़ मच गई, वे कमजोर पड़ गए। अफगानों ने विश्वास राव को मार दिया। विश्वास राव जो कि बालाजी बाजीराव के पुत्र थे, पेशवा के पुत्र थे। विश्वास राव की मृत्यु की खबर सुनते ही सदाशिव ने अपने हाथी से उतर जाने और विश्वास राव को ढूंढने के लिए तलाश शुरू कर दी। यहाँ पर विश्वास राव की सबसे बड़ी भूल थी, वे सेनापति थे। भले ही बाजीराव का पुत्र मरा, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए था कि उनके पीछे पूरी सेना है जो उनके नेतृत्व में लड़ रही है। जब यहाँ पर सेनापति जो सदाशिवराव भाऊ होते हैं वे हाथी से उतर जाते हैं तो अफगान सेना ये खबर फैला देती है कि यहाँ पर बाजीराव का पुत्र और सदाशिवराव भाऊ दोनों मारे जा चुके हैं। इससे मराठा सैनिक में और ज़्यादा भगदड़ मच जाती है। अपने नेता को न देखकर ये बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और कुंजपुर के युद्ध से अफगान सैनिक जो मराठों में मिल गए थे वे पुनः अफगान सैनिकों की ओर से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इससे इन्हें दोहरी चोट पड़ती है और ये हार जाते हैं। इस तरह से मराठे हार जाते हैं और इसका परिणाम क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, जहाँ पर हम पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध भारत का एक ऐतिहासिक युद्ध साबित होता है, जहाँ पर से अंग्रेज़ों के साम्राज्य की शुरुआत होने की नींव की महक यहाँ पर से आनी शुरू हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने कभी साइकिल में अखबार बेचे,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कई बार अपने इंटरव्यूज़ में फेल हुए और वो नहीं कर पाए जो उनका सपना था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उसके बाद भी भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक बने और अग्नि पृथ्वी मिसाइल जैसे सिस्टम भारत को दिए। एपीजे अब्दुल कलाम से जब एक बार किसी ने पूछा कि सक्सेस क्या है और सक्सेस के लिए जो महत्वपूर्ण होता है आत्मविश्वास, उसे पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एपीजे अब्दुल कलाम का जवाब था, आत्मविश्वास 4 कदमों से बढ़ा सकते हैं। पहला कदम लक्ष्य तय करना, दूसरा कदम लक्ष्य की ओर बढ़ने की शुरुआत करना, तीसरा कदम सफलता की ओर बढ़ना और चौथा कदम काम काम और काम। यहाँ पर काम का मतलब है वर्कोहॉलिक होना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर काम का मतलब काम चेतना नहीं है। जैसे कि हमारे विचार इस उम्र में आने स्वाभाविक होते हैं और आते हैं, इस समय पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे बिखराव हमारे जीवन में आने लगते हैं। बहुत अट्रैक्टिव दुनिया लगने लगती है, बहुत आसानी से इनकॉग्निटो पेज, जो कि क्रोम ब्राउज़र का गोपनीय पृष्ठ होता है, वहाँ पर आप वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो बहुत एडल्ट टाइप की चीज़ें होती है और नॉर्मली मिलती नहीं हैं, और जो आपको वहाँ भी ना मिले, आप VPN नेटवर्क के ज़रिए किसी और देश के नेटवर्क से उन चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर वो दौर चल रहा है जहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स या फिर फेसबुक या ट्विटर ट्रेंड्स ऐसे सिस्टम चल रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर हम राज नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया हम पर राज कर रही है और हम उनके गुलाम बन चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स, टुच्चे से गेम्स आ चुके हैं, जहाँ पर उंगलियों को स्क्रॉल करते करते, हाथ को घुमाते हुए भी लोग नहीं थक रहे हैं। तो बात वही है कि आपके ऊपर है कि आप अपने हाथों को इंस्टाग्राम रील्स या फिर अलग अलग के सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हुए घिसते हैं, आप अपने हाथों को गूगल पर या फिर ब्राउज़र में जाकर घिसते हैं, या फिर आप अपने हाथों को किताबों को पढ़कर कलम से लिखते हुए घिसते हैं। यह आपके ऊपर है, ये समय आपका है, क्योंकि समय लौटकर फिर नहीं आता है। इसीलिए अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। याद रखिए, किसी ने मेहनत किया होगा तभी वो इतिहास में है और हम उन्हें पढ़ पा रहे हैं। हम अगर मेहनत करेंगे तो हम भी कभी किताबों में नज़र आएंगे और लोग हमसे प्रेरणा लेंगे। इसलिए किसी से प्रेरणा लीजिए और किसी के प्रेरणा के स्रोत बनिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।